अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवालात हैं, इतने सवालात हैं कि उनके जवाब जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार कर देते हैं। ख़ुद मैं जब सोचता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल 3 साल से क्या हो रहा है, तो मुझे कई सवालों के जवाब नहीं मिलते, और जब मिलते हैं जवाब तो ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। लगता है अब मैं कुछ कहूँगा तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी, मेरे ऊपर लान तान होगी, मेरे ऊपर लोग तोहमतें लगाएंगे कि पता नहीं मैं मार्शल लॉ लगवाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर अब मार्शल लॉ लग भी जाए तो कोई बुराइका नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है जमहूरियत के नाम पे, वो बदतरीन किस्म की मिसाल जो है वो हमारे सामने है इस वक्त मुल्क में। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान अवामी लीग के, अपोजिशन के बहुत सीनियर और सीजन रहनुमा हैं, हरदिल अजीज़ रहनुमा हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। और चंद सवालात जो मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, और आप क्योंकि माशाल्लाह कोना मश्क हैं और आप समझते हैं इन चीज़ों को, आपका सड़क के ऊपर भी लोगों से रब्ता है, मुझे ये बताइएगा कि हमारे डिसीजंस भी जब हो जाते हैं फिर वो कौन सी मसलहत है कि उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे असगर खान केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होना तो फिर ये कैसा सिस्टम, कैसी जमहूरियत, कैसा निज़ाम, माजरत के साथ कैसी अदालतें और कैसी पार्लियामेंट्स और कैसी मजबूरियाँ। इसका मतलब है कि ऊपर का जितना भी हमारा एलीट है, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, वो झूठ के नाम पे, फरेब के नाम पे चल रहा है। दरअसल जब आदमी बेशर्म हो जाए, हठ धर्म हो जाए, ज़िद्दी हो जाए और ये समझे कि कर लो जो कुछ करना है, मैं ना मानूं। और अभी जो मरियम साहबा ने, मैंने कभी मरियम साहबा का जिक्र नहीं किया, अभी जो इतना बयान दिया है कि ये धूल चाटेंगे और ये रस्सी पता नहीं किसके गिर्द आ जानी है। मैं तो आज इस पनामा को के बारे में मरियम साहबा का बयान, मैंने ट्वीट जो चल रही है टीवी पे, उसको देख के मैं आग बगोला हो चुका हूँ। हम तो चाहते हैं कि एक निज़ाम में अगर ये अमीन और सादक और अमीन नहीं है तो स्टेप डाउन हो जाए। ये मुल्क अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, करप्ट, डिसऑनेस्ट लोगों से जान छुड़ा ले और कोई बेहतरी की हालात पैदा हो जाएं। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि मुझे गैर आईनी तरीके से निकाला जाए। ये मेरा आज का बयान है, पहली दफ़ा इन 3.5 सालों में। नवाज शरीफ वांट्स कि एक फौजी कुव्वत आए और उसको जिस तरह की उसने एक्टिविटी दी है अभी सज्जन के साथ, सज्जन जंदाल के साथ, जिस किस्म की उसकी एक्टिविटी है गुलबाशन के मसले पे और दूसरी एक्टिविटी हैं डॉन लीग पर, पनामा लीग पर। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट के ये 60-70 दिन देखें और खुदा ना करे कि इस 100 दिनों के अंदर 70 को 10-15 दिन बढ़ भी जाएंगे और इन 100 दिनों में कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो इस मुल्क के लिए बड़े ही तकलीफ़ दे मराहल में दाखिल होना चाहे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ को पता है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो मैं जेल जाऊँगा, और बहुत सारे चोर फिर जेल जाएंगे, बहुत सारे डाकू जो हैं वो जेल जाएंगे, बहुत सारे मोतबिर मज़िज़ जिसको आप अलीट समझते हैं, ये सारे अलीट जो नाम नहाद चोर और डाकू है, ये सब जेलों में होंगे। इस पाकिस्तान के मेक और ब्रेक का टाइम है, और इस पाकिस्तान में जो इतने नालायक, नाहल, नकम्मे, नकट्टू, कमअक्ल, ज़हनी पस्ती के शिकार लोग हुक्मरान बन गए हैं। हमारी कौम को रोज़ ये धूल झोंक रहे हैं, रोज़ हमें धूल नहीं चौंक रहे हैं, मट्टी नहीं चाटेंगे हम, आप मट्टी चाटेंगे, फिर आप माफ़ीनामे ढूंढेंगे। इस दफ़ा आपको माफ़ीनामा भी नहीं मिलेगा, और ये ना हो कि माफ़ीनामा से पहले ही लंबी माफ़ी हो जाए और छुट्टी हो जाए, जा पुत्र आवी ना कोई आवी ना जावी। शेख साहब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने अब जिक्र किया मियाँ साहब की साहबजादी का, तो एक सवाल मेरा भी है और मुझे आपने बहैसियत पाकिस्तानी और एक लेजिस्लेटर की हैसियत से जवाब देना है। इसमें प्लीज़ ज़रा खुल कर मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज़ जो हैं या मरियम सफदर साहिबा, वो हर ऑफिशियल मीटिंग की वो ट्वीट कर देती हैं। तो एक तो सवाल ये है कि क्या ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की वायलेशन नहीं है, क्या ये गद्दारी नहीं है, क्या उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात है कि अगर इसी तरह कमर बाजवा साहब के साहबजादे जो हैं वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मिनट जो हैं वो ट्वीट करना शुरू हो जाए तो क्या होगा फिर? गुजारिश ये है कि अभी उनको कल परसों किसी ने मशवरा दिया है कि मरियम बीबी का शौक जो है उसकी तकमील के लिए उनको आप उकाड़े से इलेक्शन लड़वा लें।
ओकाड़े या सरगोदा, मेरा ख्याल है ओकाड़े की उनकी मामलात वो देख रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब अपनी औलाद की मोहब्बत में ये उनको समझ नहीं आ रहा। बाकी लड़के तो उनके ऐसे ही हैं, ठिप्पर किस्म के, कद्दू किस्म के, कि जो 18-19 साल की उम्र में ही वो 800 करोड़ के मालिक हो गए। सो अब वो अपनी विरासत का हकदार जिनको समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है, सॉरी टू से वो आज जो ट्वीट उन्होंने हमारे लिए दिया ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि ये रस्सी जो है उन्हीं के गिर्द चक्कर काटेगी, और जो ट्वीट आज उन्होंने दिया ये उन पे लागू होगा, हो के रहेगा। इसका मतलब ये है कि चलें सुप्रीम कोर्ट के, मैं ज़रा डिसीजन पे आ जाऊँ, एक एक करके मुझे पैनमा पे भी आना है, डॉन पे भी आना है। मुझे ये बताएं कि असगर खान केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवाया? जो 2 चीफ जस्टिस मुस्लिम मुस्तकबिल के, उनका अभी तक नहीं नज़र आ रहा, और डॉन ली के 2 अदारों के ज़िम्मेदारान अफसर, और 2-2 3-3 दिन। बाबा, जब मैंने आपको एक लफ्ज़ आसान अर्ज़ कर दिया कि बेशर्म हो गई है हुकूमत, ढीठ हो गई है, उन्होंने कहा कि सानू फड़ के ही कटो, सानू जेल सुट दो, हम नहीं जा रहे, हम यहाँ हैं और हमें अवामी राय आमा का कोई एहतराम नहीं, हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कर लो जो कुछ करना है। ऐसे आलम में जो सूरत हाल है, तो उसमें असगर खान केस बहुत दूर की बात है। यहाँ 3 केस 2 केस बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी इनमें से खून टपक रहा है, इन केसों में से, पनामा का और डॉन लीग का। आप बहुत दूर जाने जा रहे हैं। ये पनामा और डॉन जो है फैसला होगा, इसमें कौम को सज़ा मिलने जा रही है, अदारों को सज़ा मिलने जा रही है, ये नवाज शरीफ को सज़ा मिलने जा रही है, ये होके रहेगा। अब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो तो रोज़ जलसियां कर रहे हैं, हुकूमती खर्चों पे कर रहे हैं, क्या इस बात पे चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई? अभी तो मैंने ये चेक कर रहा हूँ कि इनके केस की वकीलों को फ़ीस कितनी दी गई है। आप भी ज़रा चेक करें, आपके सोर्सेज हैं, फिर मुझे बताएं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले कि इन्होंने कितनी पेमेंट की है इन सरकारी वकीलों को और किस अकाउंट से की है। और ये अपनी जेब से तो आज तक इन्होंने खाना नहीं खाया अपने घर में, सरकारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो ये दूसरों की माल पे नज़र रखते हैं, और उसका नतीजा ये निकले कि वो कहते हैं कि इमरान खान की जलसी थी। डूब मरे वो लोग जो ये समझ रहे हैं। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने जलसा जुलूस किया है। इमरान खान का एक भरपूर जलसा था। अगर किसी की आंखों में कुकरे पड़ गए हैं, अगर किसी की आंखों में लाइट के नीचे उसको कुर्सियां खाली नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है जनाब कि आपको दिन में ही डरावने ख्वाब नज़र आ रहे हैं। आप दिन की रोशनी में डरावने ख्वाब देख रहे हैं। अपना इलाज कराएं, अपने आप को इतना पैनिक ना हो। जो आपके साथ होना है वो हो के रहना है। कौम के साथ तो हो चुका है, जो आपके साथ होना है वो हो के रहना है। लाइट के नीचे इतना रश था कि लाइटें 2 गिरी जलसा गाह में। मियाँ साहब, पता नहीं कौन सी फ़ोटो आपने बड़ी करके देखी है, और ये कुर्सियां आपके लोगों को हमेशा ही खाली दिखाई देती हैं, और आपकी कुर्सी भी इंशाल्लाह खाली होगी। 100 दिन का खेल है, 100 दिन बड़े अहम हैं। या कौम की सज़ा में इजाफा है या आपको सज़ा होने वाली है। ठीक, रशीद अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने कवानीन तोड़े और एक इंडियन नेशनल को मरी में बुला लिया जिसके पास वीज़ा भी नहीं था, और इस मुल्क में कोई इदारा इस काबिल नहीं है कि इसका नोटिस ले सके। तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क, हमारा मुल्क जो है वो नाकारा और यानी बिल्कुल बेकार हो चुका है। देखें, अदारे हैं, अदारों ने सीरियसली नोटिस लिया है, तभी वो यहाँ सजन जंदाल आया, और नवीन जंदाल पता नहीं साथ था कि नहीं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ गुलभूषण को फांसी होगी। अगर ये सदर से माफ़ी करा लेंगे उसका रिएक्शन होगा, और किसी एक कुपला फर्नस के पार्ट को भी वाघा के रोड से नहीं जाने दिया जाएगा। और जितना लोया वो ले जाएं वो बंदर अब्बास के ज़रिए या ईरान के ज़रिए, जिस तरह मर्ज़ी 51 दिन में पहुंच जाएं वो उनकी स्टील मिलों में या फाउंड्रीज़ में और फर्नेसेस में। यहाँ से जो 1 दिन का या 2 दिन का सफ़र है माल ले जाने वाला, ये उनको सहूलत नहीं मिलेगी। और नंबर 3, अगर वो ये समझे बैठे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज में जो सवाल आपने बहुत ही खौफनाक कर दिया, ऐसा तो आप नहीं करते, थोड़ा लाइट करते हैं, आज तो आपने बिल्कुल सीधी मारी है।
पहली फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का पहला सवाल था डॉन लीक। उनका पनामा में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते हैं जी आधे लोग चोर हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क है तो व्हाट अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशंस, फिर हम कहां उनसे जाके अपने ख्यालात का इजहार करें। ये बात फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में हुई, जो 100 दिन के अंदर अंदर पहला खारियां गए बाजवा साहब वहाँ हुई, और वो थर्ड गैरिजन, वो गैरिजन कमांड में गए वहाँ हुई। अब फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग और पहली मीटिंग, और उसमें ये कहना कि डॉन लीक का हल होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो उसका रिएक्शन जितना खौफनाक और ज़ोरदार है, उसका नतीजा जो है ये पनामा में भुगत लेंगे। ये पनामा से पहले मस्ती करेंगे। ये पनामा में आप देखें, पनामा के केस के लगने से जेआईटी में शेख रशीद पेश होगा जी। जेआईटी के लगने से पहले पहले ये कितने ड्रामे करते हैं और क्या चाहते हैं। आज का ट्वीट जो है मरियम नवाज साहबा का, वो इस लड़ाई का आगाज है। मरियम नवाज जो हैं, क्या वो डॉन लीक्स में मरकजी किरदारों में से हैं जिनको बचाया जा रहा है? देखें, मेन तो मसला उस दो पैरों का है। सब चीज़ों पे फौज का, अदारों का और नवाज शरीफ साहब का, इसहाक डार साहब का मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल निसार ज़रा पीछे हो गए हैं। निसार उसकी सूरत हाल वहाँ ज़रा वो इतनी वो जो ज़ोरदार नहीं जो आजकल शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब की है। जिस चीज़ पर इत्तफाक हुआ है उसमें मरियम साहबा का नाम नहीं था, लेकिन दो पैरे जिसमें के ब्रीच का जिक्र है, वो पैरे ये किसी कीमत में चाहते हैं कि वो हज़फ हों। इस पर झगड़ा शुरू हुआ। इस पर झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया कि इन्होंने नोटिफिकेशन किया, आईएसपीआर ने ट्वीट किया। आईएसपीआर के ट्वीट को 6-7 दिन पहले हमारे दोस्त चौई निसार साहब पहले भी रिबट कर चुके थे। सो थिंग्स आर टेंस। और पनामा का मेरा ख्याल है आज लिस्ट आगे होंगे। जज साहब जो बाहर गए थे, आज या कल उसकी लिस्ट जो है फाइनल हो जाएगी, और 60 दिन में हम पेश होंगे जी, जेआईटी में हम पेश होंगे, और कौम देखेगी कि जिस तरह हमने पनामा में इनको एक्सपोज किया, इसी तरह हम इस 60 दिन में 15-15 दिनों बाद 5-6 दफ़ा जेआईटी में इनको एक्सपोज करेंगे। मेरे पास एक इत्तला है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। वो ये है कि राउत तहसीन को, तारिक फातमी को मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि तुम लोग केस लड़ो और तुम्हें रिलीफ दिलवाएंगे, और वकला जो है वो भी वही करवा के दे रही है। तो खुद ही मजाक बना दिया उन्होंने अपनी अफवाज का। मैं समझता हूँ कि अफवाज फौजी सादे होते हैं। वो नवाज शरीफ बहुत चालाक और बहुत अपना इंटरेस्ट ओरिएंटेड बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। ऐसे ही नहीं दुनिया कहती कि कारोबारी लोग जब भी सियासत में और हुक्मरानी में आते हैं उनके हदफ बड़े मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की आदत है, ये घर में कहते हैं पैजा कार कोई नहीं है, और घर वाले को कहते हैं आ रहा है 2 बजे। बिल्कुल फातमी की क्या औकात है जी। राव तो चलो एक सरकारी अफसर है, मेरा दिल थोड़ा सा महसूस करता है कि पता नहीं 20 में था 21 में। राव फातमी की औकात क्या है, उसको अमेरिकन एम्बेसडर लगाया, फौरी वापस बुला लिया गया। वो अमेरिकन आज तक किसी जगह वो एज ए फुल फ्लैज एम्बेसडर नहीं लगा, सिवाय जाती उम्रा और इस्लामाबाद के दरमियान अपने टायर जो है उसको घिसाने के अलावा और अपनी बीवी को एमएनए बनाने के अलावा और एनजीओ चलाने के अलावा उनके पास कोई टास्क नहीं था। और फॉरेन मिनिस्टर ये बनाने लगे हैं। वो भी इसलिए फॉरेन मिनिस्टर की भी सूरत हाल पैदा हो गई कि बाज़ मसले ऐसे पेचीदा होते जा रहे हैं कि किसी की गर्दन पे पाँव ही नहीं रखा जा सकता। और अदारों ने नवाज शरीफ को कहा कि फॉरेन मिनिस्टर बनाओ, और कम अज़ कम एक ऐसी सूरत हाल हो कि बंदा एक रिबट कर सके, एक जवाब दे सके, कोई सरकारी तौर पर कोई इसकी सूरत हाल हो। लेकिन नवाज शरीफ को पता है मैं ही फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं ही डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मैं ही बिजली पानी की वजारत भी ले आया हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, और बाकी सब कचरा है जी, कराची का कचरा है। और क्या है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कराची का कचरा है। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये प्लानिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि मरियम सफदर को ओकाड़ा से इलेक्शन लड़वा कर
फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए फौरी तौर पे। अल्लाह करे जी बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बना तो देना जी। जिस वक्त भी नाअहल लोगों को तरक्की दी जाती है उसका ज़वाल ज़रूर होता है। इस मुल्क में नवाज़ शरीफ तो बहुत अरसे से ये ख्वाहिश रखते हैं, ज़ाहिर है ही इज़ अराउंड 70 और 70 की दहाई में, 70 की उम्र में उनकी ख्वाहिश तो होगी कि बादशाहत, अगर इस कौम ने माजरत के साथ, अगर इस कौम का ज़हनी शऊर भी इतना मुर्दा हो चुका है, मैं तो जी रोज़ के 2-2 प्रोग्राम करके भी अगर मैं ये खुद फील करता हूँ कि यार पता नहीं मैं कोई गाजरों की सब्जियों से, किसी क्या कहते हैं गोभी के फूलों से मुखातिब होता हूँ। किन से मुखातिब होता हूँ? सारी कौम को पता है ये चोर है, सारी कौम हमारे से मोहब्बत से देखती है, हमारे प्रोग्राम सुनती है, सारी कौम जिस मोहब्बत से हमें देखती है। मैं 7 दफ़ा वजीर रहा हूँ, किसी ने ज़िंदगी में 7 दफ़ा कभी नहीं देखा। इस तरह लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। बट ये हार्ड फैक्ट है कि अगर ये कौम बाहर ना निकली तो ये पाकिस्तान की सियासत का टाइटैनिक जो है डूब रहा है। नवाज शरीफ और इन बड़े लोगों के तो हर जगह एसेट्स हैं। हम लोगों ने किधर जाना है जी? हमारे लोगों ने किधर जाना है? मारे हुए नौकरी के मुतलाशी और रात को टेलीफोन पे पैकेज लेके बातें करने वाले, ये कौम किधर जाएगी? सारी रात टेलीफोन पैकेजेस पे बात करती रहेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं होगा। ये कमीशन खोर महलों पे महल बनाते जाएंगे और हम बिल आखिर बगावत होगी, सियासी बगावत, ऐसी बगावत होनी चाहिए कि ये मुल्क भी बच जाए और चोरों से जान भी छुट जाए। और ये जो खेल नवाज शरीफ खेलने जा रहे हैं, इसको इससे कोई फिक्र नहीं कि मुल्क के साथ क्या होगा। वो कहता है मैं बचूं, मैं बच गया तो सारी चीज़ें ठीक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शेख रशीद अहमद हमारे साथ ही हैं। शेख साहब, मुझे ये पता चला है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने अमेरिका को ये ऑफ़र किया है कि डॉक्टर शकील अफरीदी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं अगर तुम हमें यहाँ पे बचा लो पैनमा के अंदर। क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, नवाज शरीफ साहब उस चक्कर में आ गए हैं जिस चक्कर में उनके पास 2 ही रास्ते हैं, वो या स्टेप डाउन करें या जनरल। ये इलेक्शन कैंपेन पे निकल चुके हैं, सारी पार्टियां निकल चुके हैं। 35-35 करोड़ रुपए मैंने, हमारे हॉस्पिटल है माँ और बच्चे का हॉस्पिटल, 12-12 बिलियन रुपीस खर्च पड़े हैं 200 कनाल पे। लास्ट स्टेज है, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल जो है हमारा सदर में स्टेशन रोड पे जो 90% बना हुआ है, नहीं बनाएंगे जी, नहीं बनाएंगे। शेख रशीद एक्सप्रेस वे, ये देखें इनको कौन लड़ रहा है। मैं खटकता हूं दिले यजदा में कांटे की तरह। ये कोई मसला है, इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो इसलिए ये फैसला ही नहीं हो सका कि रहील शरीफ को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। सर सब फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की फौज को, मेरी मेन लाइन आपके जो इंटरव्यू की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की पाक फौज को कट इन साइज करना नवाज शरीफ का एजेंडा है। और पहली दफ़ा इंडिया में एक ऐसा सरबराह है, मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ को मालूम नहीं है कि मोदी की सोच क्या है। पहली दफ़ा एक ऐसा सरबराह है जो अमेरिका की जेब की घड़ी और हाथ की चड़ी है। पहली दफ़ा वहाँ इस इंतहा पसंदों की कश्मीर में और मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो कत्लो गारत हो रही है, उस पर नवाज शरीफ क्यों चुप है? बेसिकली वो पाक फौज को कट इन साइज करने के लिए हर किस्म का प्रेशर जिंदा रखना चाहते हैं। और इस प्रेशर को जिंदा रखने में तारीखी बात कहना चाहता हूं कि इनके साहबजादे ने जब नवाज शरीफ साहब केस में आए, तहरीरी तौर पर वाजपेयी से मदद मांगी। जब मुशर्रफ से केस में आए तो वो उनके बेटे इंडिया गए भी, दिल्ली गए भी, और वाजपेयी से इन्होंने तहरीरी मदद मांगी। ये पाकिस्तान पर खुदा के गुनाह की ऐसी सियासी सज़ा आ रही है पाकिस्तान पर, जो हमने खुदाओं की नाफरमानियाँ की हैं उसकी सज़ाएँ हमें मिल रही हैं कि मईशत तबाह हमारी क्या ज़बरदस्त चल रही है। पाकिस्तान का कर्जा जो है डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं दुनिया में, कहते हैं, और जितने लोग लगाते हैं, आज एक लगा दिया गवर्नर 3 दिन के बाद। सर ये ज़ाती मुलाजम लगा रहे हैं, ये ज़ाती मुलाजम लगा रहे हैं, ये तमाम वो लोग लगा रहे हैं जो इनके साथ लायल हैं। ज़रूरी नहीं है वो पाकिस्तान की तरक्की के साथ या पाकिस्तान के मामलात के साथ वो लायल हैं या नहीं है, उनमें क्वालिटी है कि नहीं है। वो नवाज शरीफ के साथ लायल हैं
और जुमा जन के साथ सारा माशरा जो है तवा बर्बाद है, और कह रहे हैं जी देखें बड़े असले मामलात हैं, बड़े मामलात हैं, तो उनको तो मामलात कोई नज़र ही नहीं आ रहे। इसका तो किसी के पास कोई हल नहीं। एक ही हल है कि कौम जो है इस पाकिस्तान को बचाने के लिए अज़्म मुसम्मम करे। और अब तो हालत ये हो गई है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका नाम भी लोग नवाज नहीं रख रहे, यानी इतना गैर मकबूल नाम है कि ये कारपोरेशनों के रजिस्टर से गायब हो गया है। और जहां जहां जो वजीर जा रहा है वहां गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं, वो नहीं डर रहे नौजवान। लेकिन बड़े जहां जहां 10 नौजवान, बड़े दुख की बात है शेख साहब, आवाम को तो आपने कहा गोभी के फूल और गाजरें, मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे। मेरा सवाल ये है कि जनरल बाजवा को नहीं नज़र आ रहा कि जब भी मियाँ साहब के ऊपर सियासी तौर पे मुश्किल वक्त आता है, LOC पे फौजी शहीद होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया की फायरिंग शुरू हो जाती है, ये कितना इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुलभूषण की आपने बात की है, जिंदाल की बात हुई है, जो 250 अफराद राइवेंट आए थे उनके मतलब बात हुई, अजीत देओल जिस तरह से आया बगैर वीज़े के, उसके ऊपर ये उनका काम नहीं है, उनको नहीं अल्लाह ताला ने कोई उनके ज़िम्मे भी तो कुछ काम डाले हैं ना। देखें हम सारे लोग ये चाहते हैं जो कर रहे जी वह फौज करे और ऐसे। देखें नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ के लिए कम सियासी, कौन सा मैं जुमला इस्तेमाल, चैलेंज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाजवा साहब ने कहा पब्लिकली, और पब्लिकली कहा कि अदारे जो है और शख्सियतों से ज़्यादा पाकिस्तान अजीज़ है, और शटअप कॉल दिया है एक DG ISPR ने, टिट फॉर टैट किया है, टिट फॉर टैट किया इंटीरियर मिनिस्टर को। अब आप चाहते हैं कि वो 10 कोर निकला है, वो 2 दफ़ा रहे हैं 10 कोर में, ख़ुद भी उन्होंने हेड भी की है 10 कोर और पहले भी रहे हैं। ही बीन अपॉइंटेड देयर, वो मेरे जूनियर स्टूडेंट थे गॉर्डन कॉलेज में, बाद में वो सर सैयद में गए, लेकिन वो सारे माहौल से वाकिफ़ हैं। और जो मामलात हैं मैं आपसे इख्तलाफ राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें पनामा लीग का मसला जो है, फैसला 60-70 दिन की, इसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए और चोर को घर के तौर छोड़ के आना चाहिए। इस वक्त कोई ऐसा हादसा हो गया खुदा ना खास्ता, इन्होंने कहना जी हमें तो काम ही कोई नहीं करने देते, हमने मोटरवे बनाई, बाद में पैसे मुशर्रफ ने दिए, इन्होंने फलां कर दिया, हम तो बिजली लाने लगे थे इन्होंने। सर लेट द डिसीजन ऑफ पनामा कम्स इन 100 days। गोली अंदर होगी, चूहा जलंधर होगा, ये नहीं ला सकेंगे ट्रेल। ये कतरी खत इनके यहां फंसेगा, यहां पे ये खत यहाँ। जब मैं कहता था, आप सारे पढ़े लिखे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं कहता था, मैंने कोर्ट में ये कहा और कोर्ट ने कहा जी कि आपने ये जुमला, मैंने कहा ये रेस्क्यू 1122 है और ये रजिया भट्ट के नावल से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है कतरी ख़त की। लेकिन मेरी ज़रा आवाम की आवाज़ थी, लेकिन जजेस 5 के 5 जजेस ने वही बात की जो, क्योंकि 62-63 के तहत तो सिर्फ शेख रशीद का केस है जी, 62-63 के तहत ना तहरीक इंसाफ का केस होगा, ना जमात का केस है, जमात इस्लामी का केस सिर्फ अवामी मुस्लिम लीग का है कि ही इज ए करप्ट, ही इज ए डिसऑनेस्ट, ही इज ए स्लगिश, ही इज ए एक्स्ट्रावेगेंट एंड हिज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ही इज नॉट सादक, ही इज नॉट अमीन, ही मस्ट बी डिक्लेयर्ड के घर जाओ, नो अदर वे। सो अब ये केस जो है, इसमें 2 जजेस ने तो वाज़ेह डिसीजन दे दिया, एक जज ने और डिसीजन देना है। इस पनामा के बाद, इस ज्यूरी के बाद 2 जजों ने तो डिसीजन दे दिया है, एक ने देना है, उसने 100 दिनों में देना है, 150 दिनों में देना है, फैसला हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा और ये जाएंगे। और सिर्फ ये चाहते हैं कि अगले साल, क्यों कह रहे हैं बार बार 18-18, ताकि सेनेट पे कब्जा कर लें। उनको मालूम है कि ये इलेक्शन बड़ा खूनी इलेक्शन और बड़ा ज़ोरदार इलेक्शन होगा, आम इलेक्शन नहीं होगा इस वक्त पाकिस्तान का। 2017 फाइनल साल है। सो 18 वो ये समझ रहे हैं कि मार्च में सेनेट पे आके उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है पंजाब में, वो कब्जा जमा लें, और तू कौन और मैं कौन, और दैट्स देयर स्ट्रेटजी। तो सिस्टम तो उनकी लौंडी है, बांदी है, सिस्टम तो बदलेगा नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए नहीं है, तो 2013 से किस तरह रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा? रिजल्ट मुख्तलिफ आएगा जी इंशाअल्लाह।
ये 2013 से मुख्तलिफ आएगा इलेक्शन। आप देखेंगे कि ये लोग समझ रहे हैं कि सिस्टम इनकी लौंडी है। सिस्टम को बदलने के लिए तो देखें, इस मुल्क में ये गैंग ऑफ 5 जो मैं पिछले 10 साल से रो रहा हूँ, गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, ये इस मुल्क के मालिक हैं। अपने बच्चों को बांटते हैं, हमारे बच्चों को डांटते हैं। जो इनके मुंह से गिरता है वो हम मज़ारे हैं, वो हम लोग हैं। इनके मुंह से जो गिरता है वो खाते हैं। वो समझते हैं हाँ हम हैं जी, हमने जनाब जैसे पीछे से लाए थे, ये जाती उमरा से लाए थे सर। हमारा खून, हम ये सियासी झोंके हैं जो हमें चिमटी हुई हैं। लेकिन अगर सिस्टम की बात करते हैं तो दुनिया में जो इस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो वाक़यात पैदा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बका, सलामती, पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की खुशहाली इंशाअल्लाह पनामा केस में है। मैं पुरुमीद हूँ। अभी शेख रशीद हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक। शेख साहब, बात यह है कि एक आम अमीर आदमी जो इस मुल्क में होता है ना, कोई 2 हाउसिंग प्लाजा बना लेता है, उसके ऊपर गिरफ्त नहीं पड़ती लोगों की। अब मियां नवाज शरीफ जो हैं 14 से 15 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। उनके जो कारोबार हैं वो सऊदी रॉयल फैमिली के साथ हैं, कतर की रॉयल फैमिली के साथ हैं, यूएई में हैं, हिंदुस्तान में हैं। उनके कारोबार अब टर्की और चाइना में हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ब्रिटेन में हैं। आप ये देखें कि परसों जब ISPR के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट शुरू हुई, वो सारी की सारी इंडिया से आ रही थी और इंडिया वालों ने यहाँ पे ट्रेंड बनाया कि रिमूव डीजे ISPR। अब ये नज़र नहीं आ रहा लोगों को कि कौन पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी का मुखालिफ है। एक्चुअली वो सिक्योरिटी रिस्क ही नहीं, वो शायद किसी और ज़ुमरे में आ रहा है। सर जी घबराए नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है और सारे लोगों की आंखें भी खुली हैं, कान भी खुली हैं, देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। अब जो लोग चाहते हैं कि भाई फ़ौज आए और इनको उखेड़ कर और बैरक कुल्ज़म में फेंक दे और ये फिर बाहर आके एक टार्जन बन जाए, मेरा ख्याल है, मैं एज़ अवामी मुस्लिम लीग ये चाहता हूँ कि 100 दिन में जो पनामा का फ़ैसला है हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और आर्टिकल 190 के तौर पे उसे फिल फॉर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप इन 100 दिनों में देखें, खुद नवाज शरीफ इतनी टेंशन क्रिएट कर देगा। दिस इज़ हिज मेन थीम, somebody should come and throw him out। मैं इसकी पहले 100 बार सोचने के बाद ये समझता हूँ कि हमें पनामा के फ़ैसले का, आइनी कानूनी फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए जो कि सारी दुनिया को काबिल कबूल होगा, जमहूरी होगा और ये कोई ऐसी वो मामलात नहीं कर सकें जो करते आ रहे हैं। सो द थिंग विल बी नॉट एज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। पनामा का फ़ैसला करें, ठीक फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। जो मरियम ने कहा है वो खौफ है, उस ट्वीट से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्वीट इन्हीं पे लागू होगा, जस्ट वेट एंड सी। तो वो तो फैसले के रिव्यू में जाना चाह रहे हैं नून लीग। अगर रिव्यू में चलेगा पानी पड़ जाएगा। कुछ नहीं होता जी, रिव्यू में यही जज सुनेंगे, 2 दिनों में फ़ारिग कर देंगे। देखें ना, रिव्यू के लिए और जज तो नहीं होंगे ना, यही 5 जज होंगे। 2 एक तरफ हुए हुए हैं, 3 ने कहा कि इसको भाई देख लो। एक जज के और फैसले का खुल के उसके फैसले का इंतज़ार है और वो होगा इंशाअल्लाह ताला। और जाएंगे, ये ज़रूर जाएंगे। जमहूरी, सियासी, आइनी, कानूनी तौर पे जाना इस मुल्क की इज़्ज़त है, इस मुल्क की सलामती है, इस मुल्क की एक बेहतर फ़ज़ा है। जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं उस एजेंडे पे काम होना, मैं समझता हूँ वो गलत होगा। वो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, दुनिया में लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि लोगों को एक बात क्यों नहीं समझ आती। मसलन मैं आपको कोई भी एग्जांपल उठा के दे सकता हूँ। मैं एक आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ, वरना मैं ऐसी आपको सैकड़ों एग्जांपल्स दे देता हूँ कि हादसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, तहकीकात भी होती हैं और उस बाद मामला ठप। ATR प्लेन क्रैश का ले लें, रेलवे के आप हादसों का ले लें, आप अपना पावर ब्रेकडाउन्स का ले लें, गैस लोड शेडिंग का ले लें, इंडस्ट्री के कोलैप्स का ले लें, पावर सेक्टर का ले लें। कौन सी चीज़ होनी है इस मुल्क में कि अवाम ने उठना और कहना नहीं इनफ इज़ इनफ। ख्वाहिशें और सोचें और दुआएं और इल्तिजाएं खुदा से हमारी यही है कि एक ज़िंदा कौम इसको बना दे और ये मुनाफिक और जो लुटेरे और चोर और डाकू हैं इनसे निजात हासिल कर लें। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सारी चीज़ें जो आपने कहा है वो
काबिल गौर है और काबिल फ़िक्र हैं, और किसी पर भी फैसला हो के रहेगा। मैं नाउमीद नहीं हूँ जी, मैं नाउमीद नहीं हूँ। बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो स्टाम्प पट्टे पे लिखा के लाए हैं, स्टाम्प लिखा के लाए हैं, उनके कफनों के अंदर बैंकों की जेबें लगी होगी। उनको ये एहसास ही नहीं है कि जो बीज वो बो रहे हैं उसके कितने खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। सो मैं तो फुली बिलीव करता हूँ जी कि ठीक होगा, अल्लाह सुब्हान ताला के यहाँ से ठीक होगा। शेख साहब, मैं मेरे अंदर आपको की रोशनी ये कह रही ऑन है। रिकॉर्ड एक बात बता रहा हूँ। अरबों रुपया मीडिया के अंदर झोंका गया, लोगों से भी मिले हैं, मालकान को भी इनकम्स मिली हैं, सब कुछ हुआ है ताकि आपकी, इमरान खान की जमात इस्लामी की, इन सारों की आवाज़ों को मध्यम किया जाए या पोल्यूटेड किया जाए। आप देख लें, ये डॉन लीज के बाद हर एक जिस ज़ुबान में बोली बोल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि कौन किस साइड पे खड़ा हुआ है। ऐसे में आपकी लगता है कभी कभी कि आपकी आवाज़ कम होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और मसला सिर्फ इतना है कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, टेढ़ी उंगली से लोग कह रहे हैं कि निकलेगा। टेढ़ी उंगली में उंगली के ज़ख्मी, ये टीन साला बड़ा नाकस, बड़ा ही खुंडा किस्म का ये टीन है ना, जो ये टीन जो है इतना खुंडा है कि मकसद का हसूल जो है रास्ता बदल के भी हो, तो अगर पहाड़ भी रास्ते में आ रहे हैं तो हमें रास्ता बदल के भी मकसद के आइनी, कानूनी और सच्चाई के हक में जाना चाहिए। और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ कानून आइन से ही जाएगा। और अगर ये समझ रहे हैं लोग कि हमें कोई आए और उठा के बाहर फेंक दे, उसके बड़े आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, बड़े मामलात होंगे। और अगर ये होना ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। शेख साहब, जिस जीआईटी और के ऊपर आप इतना पुरुमीद हैं, आम आदमी मुझसे सड़क पे ये सवाल पूछता है कि जब उसमें से 4-5 जो अक्सरियत के लोग हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ के नौकर हैं या मातहत हैं, वो उसके खिलाफ फैसला कैसे देंगे? बाज़ लोग इज़्ज़त के लिए जीते हैं। अभी भी पाँचों के पाँचों जजों ने, 3 जजों ने वो बात लिखी है जो कानून और आइन में उनके क्रिमिनल लॉ के तहत उनकी तफ्तीश और तलाशी की अभी मज़ीद ज़रूरत है। 2 ने कहा कि प्रूव हो गया कि ही इज़ ए गिल्टी। सो 3 ने कोई बड़ा, देखिए मुल्कों की बड़ी लंबी मामलात होते हैं, हमें 60 दिन में बहुत, मैंने खुद बात ये कही जिसको कि बड़ा लोगों ने कि 2 में फेल है और 3 में कंपार्ट है और पप्पू कहता है कि मैं पास हूँ। ये कैसे हो सकता है सर? केस इज़ ऑन। देखें, मैं आज पहली दफ़ा महसूस कर बैठा हूँ मरियम नवाज़ के ट्वीट से कि केस लड़ा हुआ है इनको और इनकी ग्रिप नहीं है केस में। और जो कमेटी के लोग भेज रहे हैं उसमें मुझे पूरा यकीन है, मैंने अखबार में पढ़ा है बाजवा साहब का बयान कि हम कौम के मेयार के मुताबिक DGMI की तरफ से और DGISI की तरफ से 2 आला अफसर भेजेंगे। और मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें ब्रिटिश वर्जन जाना भी पड़े तो फौरी तौर पर जा सकते हैं, उनके पास वसाइल हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सो खेल शुरू है जी, खेल ख़त्म नहीं हुआ। और आज मरियम नवाज़ का ट्वीट ये बता रहा है कि खेल उनको सता रहा है और ये खेल सता भी सकता है और ये इसका बेहतरीन हल भी है। तो शेख साहब, अब ड्रॉप सीन तो आपने बता दिया कि 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर सीन होना है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो क्या वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ को अभी भी कहा जाता है कि जी बड़े हरदिल अजीज़ लीडर हैं और लोग उनके पीछे लगे हुए हैं? लोगों को समझ नहीं आती। कोई नहीं कह रहा हरदिल अजीज़ लीडर हैं। ये सारे लीडर जो हैं जितने हरदिल अजीज़ हैं, नवाज़ शरीफ साहब कभी भी हरदिल अजीज़ नहीं रहे, कभी भी ज़िंदगी के किसी आलम में। असल मसला यह है कि वो माल लगा के माल ख़रीदना जानते हैं। वो इंडिया का एक गाना था ना कि बोलो जी तुम क्या क्या ख़रीदोगे, हर चीज़ यहाँ बिकती है। नवाज़ शरीफ को एज ए बिजनेसमैन आदमी की कीमत लगाना आता है, खा वो प्लाट की सूरत में लगाए, खा वो कमीशन की सूरत में लगाए, खा नौकरी की सूरत में लगाए। और इस वक्त जब मैं ये देखता हूँ कि 34-36 साल का कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, फ्रेंच है, हम सारे 70-70 साले 60 को क्रॉस किए हुए लोग, कोई यूथ का बंदा नहीं है और सब जो हैं वो जहर आलूद सियासत से हम गुजर रहे हैं।
और जो पार्टियां मैदान में हैं वो पार्टियां भी कोई डिलीवर नहीं कर पा रही। सो एक होप है, और मुझे होप है इंशाल्लाह 100 दिन में अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ये दानियाल अल्लाह से मैं दुआ अजीज़, ही कर तलाल चौधरी, मरियम औरंगज़ेब, इन लोगों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? अब देखें जी, मरियम मेरी बच्चियों की जगह है, तैरा की बेटी है, मैं क्या कह सकूँ। दानियाल अजीज़ अच्छा भला रिस्पेक्टेबल आदमी था और है, अनवर अजीज़ का बेटा है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। और ये सारी टीम जो है तलाल की, ये तलाल तो अब क्या बताऊँ, किसी की आबद शेर अली टाइप के लोग जिनको पता नहीं कितनी मुश्किलों से बचवाया गया मुशर्रफ के दौर में। ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे जो है पैरागॉन टाइफून जो हैं, और यहाँ 2 टावर्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट जो ये आइनी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रुक गया बिलियंस की। सर अब हम क्या करें, राना सनाउल्लाह शक्ल से देखो वजीर नजर आता है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितने वजीर आए हैं उनकी शक्ल राना सनाउल्लाह से आप मिलाएं, कुछ और ये दिखाई देता है। और फिर कहता है मैं रांगड़ हूं, अंदाजा करो राजपूत ऐसे होते हैं। सर ये नवाज शरीफ का बहुत बड़ा सान्य है कि नवाज शरीफ के पास कोई टीम नहीं है, और वो खुद भी नहीं चाहता कोई टीम हो, वो किसी को नहीं चाहता। जिसकी कैबिनेट में मिनिस्टर कई ऐसे जोरदार जो है एक दूसरे से बात ना करते हो तो वो खुश होता है अंदर से, कहता है ठीक है ना, मन्नू की है। जिसकी अपने भाई के साथ नहीं बनती उसके वजीरों से उसको क्या फिक्र है, जिसकी अपने छोटे भाई के साथ नहीं बनती हो उसको ये क्या फिक्र है कि ये राना, ये अभी आपने दानियाल छानियाल, बहुत दुख होता है मुझे। अगर किसी नौजवान का तारफ ये हो, किसी का मैं नाम नहीं लेता, एक मैं वसीयत और नसीहत करना चाहता हूँ, सियासत में अगर बंदा इतना इन्वॉल्व हो जाए कि मिरासी और मालशिया और जी हजूरिया और ऐसी उसकी लुक हो जाए कि हर गलत बात को भी उसने ठीक करना है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इतनी नौजवान उम्र में इन नौजवान लोगों ने अपने आप को तबाह कर लिया है कि हम अगर तबाह हों तो हम 5 ओवर के मैच खेल रहे हैं। ये लोग जो यंगस्टर हैं पॉलिटिक्स में, इन्होंने तो अपना तारफ ही ऐसा करा लिया, जब ये टीवी पे आते हैं खुदा की कसम लोग अगले चैनल पे ले जाते हैं। कसम खा के कहता हूं, ये 12-14 चेहरे जब टीवी पे आते हैं लोग चैनल बदल देते हैं। किसी से पूछे इनकी रेटिंग क्या है, किसी से पूछे इनकी रेटिंग क्या है, जितने मर्जी इश्तिहार दे दें, किसी जगह टेस्ट करें, ये 12-14 लोग अगर टीवी पे आते हैं तो कहते हैं आगे करो यार, आगे करो, आगे करो, दफा करो, आगे करो। सो जिस नौजवानों की रिस्पेक्ट ये हो, तो कल नवाज शरीफ ने नहीं होना तो इन्होंने अपना मिर्च मसाला कहाँ बेचना है। आपको पता है, मैंने मेरा जो छोटा सा मुशाहिदा है, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि शायद इस दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया है कि जहाँ अगर मियाँ साहब जाएं तो गो नवाज गो का नारा ना लगे। मैंने तो अफ्रीका के ममालिक से लोगों का देख लिया, वो गो नवाज गो कह रहे हैं हर जगह से। यानी क्या फ़ायदा इतनी दौलत का, इतनी ताकत का, कि आदमी के पास एक आने की इज्जत ना हो। बाज़ लोगों के नज़दीक हुक्मरानी इज्जत है, दौलत जो है वही शान व शौकत है, मरना याद नहीं है। और हालांकि उनकी क्या मुखालफत है जी, इस मुल्क में लोगों को उन्होंने क्या दिया जी। देखें इतने छोटे लोग हैं कि मेरे शहर का 90% अस्पताल बना हुआ है माँ और बच्चे का, 90%। मेरा कॉलेज बना हुआ है, मैंने फौज से वो बड़ी मुश्किल से खाली करवाया रेलवे में। 6 बिलियन रुपीस मरी एक्सप्रेस, ये जो है शेख रशीद एक्सप्रेस वे के नहीं कर दो जाओ, और 90 अस्पताल बना रहे हैं। जो 90% बना है वो नहीं बनाना। सर ये छोटे लोग हैं, ये छोटे लोग बड़े खानों में चले गए हैं। दौलत सोच सोच के कि ये एक दिन ये दौलत भी इनके काम नहीं आनी। शायद इनको अपने अंजाम की खबर नहीं है। अच्छा दोस्त कोई इनके पास नहीं को मशवरा दे कि इनफ इज़ इनफ, दौलत, शोहरत और हुक्मरानी से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी इज़्ज़त को बचा लें, अपने ख़ानदानों को तबाही से बचा लें, वरना आप अपने सियासत के अंजाम पे पहुँचे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। एक बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने सियासी करियर की उस मोड़ पे आ गए जहाँ वो सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा नहीं बल्कि अपने 35 साल सियासी करियर को लपेट में ले सकते हैं। और ये लेगेसी जो है उनकी पॉलिटिकल लेगेसी,
ये ख़त्म हो सकती है, एक रात में वाइप आउट हो सकती है। मियाँ साहब याद रखिएगा, उल्टी गिनती चालू है और कफन की जेबें कोई नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।